दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसआईआर नोटिस किन्हें आएगा और क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा, जेल या डिटेंशन। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी अफवाह फैल रही है कि जिन लोगों ने एसआईआर में अपना डिटेल गलत दिया है तो उनको नोटिस आ सकता है, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है या किसी को डिटेंशन हो सकता है। तो इस वीडियो में आप लोग को पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि एसआईआर किस लिए कराया जा रहा है, एसआईआर आपके नागरिकता का सबूत है कि नहीं। पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि दोस्तों अगर आपने एसआईआर का फॉर्म भरा है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, किन लोगों को नोटिस आएगा, किन लोगों को नहीं आएगा। तो पूरा प्रोसेस आप लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझें। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर चल रहा है इसका नोटिस किन लोगों को जाएगा, आपकी ये नागरिकता का सबूत है कि नहीं। क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर एसआईआर हो चुका है, उसके अनुभव के अनुसार मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताता हूँ। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, वोटर लिस्ट नागरिकता का सबूत है कि नहीं। काफ़ी लोग में कन्फ्यूजन है कि ये वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम कट जाएगा तो आपकी नागरिकता का जो प्रमाण है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं आप लोग को यहाँ पर समझा देता हूँ। इस पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले यह याद रखना महत्वपूर्ण है, वोटर लिस्ट में नाम होना या ना होना साबित नहीं करता कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। नाम कई कारणों से सूची में नहीं हो सकता है। यह प्रक्रिया नागरिकता की जाँच नहीं बल्कि मतदाता सूची का सत्यापन है। तो दोस्तों जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, या एक मतदाता सूची का सत्यापन चल रहा है या कोई नागरिकता का सबूत नहीं है। अगर आपका नाम कट जाता है, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो ये सोचिए कि आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है इसका सत्यापन का कार्य 26 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। उसके बाद 31 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आया है कि नहीं आया है, या आपका नाम आया है, आपका फोटो और आपका डिटेल जो है उसमें सही है कि नहीं, वो आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद 31 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं आया तब भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई त्रुटि हो गई, उसमें कोई डिटेल गलत है तो उसके लिए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कोई चेंजेस उसमें नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आप लोग का जो सत्यापन होता है वह किस तरीके से होता है। उसमें दो कैटेगरी में लोगों को बांटा गया है। पहला एक है सत्यापित मतदाता, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, जिनका नाम 2025 की एसआईआर सूची में भी है। इनका मामला सामान्य माना जाता है क्योंकि चुनाव आयोग के पास इनका डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है, तो इन लोग का तुरंत सत्यापन हो जाता है। बाकी जो दोस्तों ग्रुप 2 के लोग हैं, यानी कि नए मतदाता सत्यापन के दायरे में हैं, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था लेकिन उनका नाम 2025 की एसआईआर सूची में जोड़ा गया है, तो उन लोगों का सत्यापन होगा। तो आइए समझते हैं कि नए मतदाताओं का सत्यापन अब कैसे होगा। पहला कदम 2003 और 2025 की वोटर लिस्ट का मिलान होगा। बिहार में सबसे पहले यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। पहला नंबर है, चुनाव आयोग ने 2003 की डिजिटल वोटर लिस्ट का 2025 की नई एसआर सूची से मिलान किया। जिन मतदाताओं का नाम दोनों सूचियों में था उन्हें सत्यापित मान लिया गया, यानी वो एलिजिबल मान लिए गए। इसके बाद तीसरा, इस मिलान में उन नए मतदाताओं की एक अलग सूची तैयार हुई जिनका नाम केवल 2025 की सूची में था। यही सूची आगे की जांच का आधार बनी, यानी कि 2003 और 2025 की लिस्ट को मर्ज किया गया, उसमें जांच हुई। जो लोग 2003 और 2025 की लिस्ट में पाए गए उन लोगों को सत्यापित मान लिया गया। बाकी जो नए मतदाता थे, जो संदिग्ध हैं, इनका भी क्लियर नहीं हुआ है वेरिफिकेशन, तो उन लोग के लिए एक नई लिस्ट बनाई गई। और उस लिस्ट को कैसे जांचा गया आइए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों उस नई लिस्ट के लिए जमीनी जांच यानी बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की भूमिका उसमें क्या है। नए मतदाताओं की सूची मिलने के बाद बीएलओ को भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के निर्देश दिए जाते हैं। बीएलओ को घर घर जाकर इन मतदाताओं का सत्यापन करना होता है। उनका मुख्य कार्य यह पता लगाना है कि जिस व्यक्ति का नाम सूची में है वह वास्तव में उस पते पर रहता है या नहीं और उसकी जानकारी सही है या नहीं। तो दोस्तों बीएलओ अगर आपके घर आते हैं तो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। मौके पर जाकर बीएलओ निम्नलिखित जानकारी पूछते हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हैं, आपके माता पिता का नाम क्या है, आप पहले वोट कहाँ डालते थे, आपके परिवार के किन सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में है, खासकर 2003 की लिस्ट में। यानी वो पूछते हैं कि आपके पिता और माता का नाम 2003, यानी कि दोस्तों वो पूछते हैं कि आपके माता पिता या दादा दादी का जो भी नाम है वो 2003 की वोटर लिस्ट में है कि नहीं। वो लोग मिलान करते हैं और पूछते भी हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि बीएलओ कैसे तय करते हैं कि जो आपका सत्यापन का मामला है वह संदिग्ध है या सामान्य है। तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। तो दोस्तों जैसे ही बीएलओ आपके घर जाता है, सत्यापन करता है, आप लोग मौके पर मिल जाते हैं और सही जानकारी देते हैं और आपके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होता है, तो आपका मामला वहीं खत्म हो जाता है। आप पूरी तरीके से वेरीफाइड हो जाते हैं और आपको सत्यापित मान लिया जाता है। लेकिन संदिग्ध मामला तब होता है जब व्यक्ति घर पर नहीं मिलता है, जो जानकारी मिलती है वह स्पष्ट नहीं रहती है, परिवार में किसी भी सदस्य का नाम 2003 की लिस्ट से मैच नहीं खाता, तो इन लोगों का जो डाटा है वह जाँच के दायरे में चला जाता है। तो इसका परिणाम दोस्तों यही होता है, मामला आगे की जांच के लिए बढ़ाया जाता है और नोटिस भी जारी हो सकता है ऐसे लोगों के लिए।
आइए अब समझते हैं एसआर नोटिस किसे, कब और कैसे मिलता है। नोटिस कई रूपों में आ सकता है, यह स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। पहला है मौखिक सूचना। अगर बीएलओ को लगता है कि व्यक्ति सही है पर कुछ दस्तावेज देखने हैं तो वह मौके पर मौखिक रूप से दस्तावेज दिखाने को कह सकते हैं। दूसरा वेरिफिकेशन स्लिप। अगर व्यक्ति घर पर नहीं मिलता या जानकारी अस्पष्ट है तो बीएलओ एक स्लिप छोड़ सकते हैं जिसमें जानकारी स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। यही सामान्यतः एसआईआर नोटिस कहलाता है। औपचारिक नोटिस। अगर बीएलओ को मामला ज़्यादा संदिग्ध लगता है तो वह अपनी रिपोर्ट चुनाव अधिकारी को देते हैं जो दस्तावेजों और गवाहों के साथ उपस्थित होने के लिए एक औपचारिक नोटिस जारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका मामला संदेह की स्थिति में होगा तो आपको क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, चुनाव आयोग के क्या निर्देश हैं, आइए समझ लेते हैं। चुनाव आयोग ने 12 प्रकार के दस्तावेजों की सूची दी है। मुख्य उद्देश्य 2 चीज़ें साबित करना है। पहला है निवास का प्रमाण, दूसरा है आपका जन्मतिथि का प्रमाण। यानी कि निवास का प्रमाण प्रूफ ऑफ डोमिसाइल में आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या भूमि के कागजात आपका निवास बता देंगे कि आप वहाँ के निवासी हैं। बाकी अगर जन्म का प्रमाण मांगा जाएगा तो जन्म प्रमाण पत्र, आपका स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल या इंटर का, पैन कार्ड या आपका पासपोर्ट। यहाँ पर नीचे नोट में आप लोग देख लीजिए, चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 12 दस्तावेजों में से कोई भी मान्य है। अगर आपके पास इन 12 में से कोई भी दस्तावेज है तो वह मान्य माना जाएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लोग डरते हैं कि दस्तावेज नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, क्या उन पर पुलिस का कोई केस हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिहार में भी इलेक्शन हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही है। वहाँ पर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। आइए मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए बिहार के अनुभव के अनुसार क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अफवाहें क्या क्या उड़ी थी। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा गया, कोई पुलिस केस फाइल नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, वहां पर क्या हुआ। वास्तविकता में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटाने का प्रस्ताव किया गया, दावे और आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, आखिरी में समझ लेते हैं तो फिर असल में क्या कार्रवाई हुई। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे, जिनकी जानकारी सत्यापित नहीं हो पाई, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। प्रक्रिया यह थी, नाम हटाने का प्रस्ताव किया गया, संबंधित अधिकारी ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से उनका नाम हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, आपत्ति का अवसर। इसके साथ ही प्रभावित व्यक्ति को एक निश्चित समय दिया गया ताकि वे इस प्रस्ताव के खिलाफ अपना दावा यानी आपत्ति, क्लेम ऑफ ऑब्जेक्शन दर्ज कर सके। अगर उसका नाम काट दिया गया है, अगर वह पात्र है, सूची में उसका नाम ऐड होना चाहिए, तो वह आपत्ति कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो फालतू की अफवाहों से बचें और पूरी प्रक्रिया को समझें। एसआईआर प्रक्रिया एक सत्यापन है, नागरिकता की परीक्षा नहीं। बिहार के अनुभव से पता चलता है कि दस्तावेज नहीं होने पर गिरफ्तारी या डिटेंशन जैसी कार्रवाई नहीं होती है। सही जानकारी रखें और किसी भी नोटिस का शांति से जवाब दें। अफवाहों और डर के माहौल से बचें, प्रक्रिया को समझें, अपने अधिकार जानें और घबराएं नहीं। अगर आपको अधिक जानकारी और सहायता चाहिए, यदि आपके कोई और प्रश्न हैं या आपको किसी विशिष्ट मामले में सहायता की आवश्यकता है तो इन आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें। अपने क्षेत्र के बूथ लेवल यानी बीएलओ संपर्क कर सकते हैं, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं, स्थानीय तहसील या चुनाव कार्यालय में संपर्क आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा, एसआईआर का नोटिस अगर आपको आता है तो डरे नहीं, पूरी प्रक्रिया को समझें। मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी लोगों को सही जानकारी सही समय पर मिल सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।